देश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने वाली एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। यूपी में चल रहा जहरीला कप सिरप तस्करी रैकेट सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि ये सवाल है कि क्या हमारे सिस्टम के भीतर बैठे लोग ही अपराधियों को ताकत दे रहे हैं। क्या राजनीति, बाहुबल और माफिया, इन सब की सांठ-गांठ इतनी गहरी है कि पूरा सिस्टम उनके आगे बेबस नजर आता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की पनाह पे माफिया पल रहे हैं? अगर पार्टी के भीतर ही ऐसे लोग मौजूद हैं, तो देश की कानून व्यवस्था का क्या होगा? ये कहानी है करोड़ों के कफ सिरप घोटाले की, सफेद पोशों के संरक्षण की, पुलिस जांच की और जनता के मन में उठते सवालों की। तो क्या सिस्टम वाकई काम कर रहा है? क्या सब कुछ केवल कागजों पर है? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। उत्तर प्रदेश में कप सिरप की तस्करी का इतना बड़ा रैकेट सामने आया कि पूरा प्रदेश हिल गया है। ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि करोड़ों का खेल चल रहा था, जिसका नेटवर्क झारखंड से लेकर यूपी और फिर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। एसटीएफ ने इस मामले में अमित शाह, टाटा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रैकेट का असली मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल तो दुबई भाग चुका है। यानी अपराध इतना बड़ा था कि भगने के रास्ते भी तैयार थे। इतना ही नहीं, इस तस्करी के राजनीतिक कनेक्शन भी जुड़ रहे हैं। तस्वीरें, बयान, गाड़ियां और मुलाकात, ये सब बता रहे हैं कि मामला सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि सत्ता से जुड़े लोगों की नजदीकियों का भी है। यही कारण है कि लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में बीजेपी के भीतर माफियों की पहुंच पड़ रही है? जब एसटीएफ ने नेटवर्क खंगाला तो पता चला कि शुभम और अमित दोनों हर साल दुबई और पटाया जाते थे। तस्करी से आए पैसों का हवाला के जरिए इधर उधर किया जाता था। यानी योजना, नेटवर्क, कारोबार, सब कुछ प्लान तरीके से चलता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे रैकेट को कुछ नेताओं और बाहुबलियों का संरक्षण मिलता था। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में बीजेपी विधायक सुशील सिंह अमित टाटा को छोटा भाई कहते नजर आए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी एक वीडियो में अमित टाटा को छोटा भाई बुलाते हैं। शुभम की भी धनंजय सिंह के साथ तस्वीरें सामने आई। ये केवल फोटो नहीं, ये संकेत है कि तस्करी गिरोह की पहुंच सत्ता गलियारों तक की थी। यही कारण है कि जनता पूछने लगी, क्या बीजेपी राजनीति में अपराधी और माफिया आसानी से जगह बना लेते हैं? सिर्फ यही नहीं, एसटीएफ ने अमित टाटा से जब्त हुई फॉर्च्यूनर का नंबर यूपी 977 पाया, ठीक वही नंबर जो धनंजय सिंह अपनी हर कार पर इस्तेमाल करते हैं। ये इत्तेफाक है, ये कनेक्शन जवाब जांच में सामने आएगा। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि अगर किसी माफिया की कार बार बार नेताओं के काफिले में शामिल हो, तो ये केवल दोस्ती नहीं, बल्कि गहरे रिश्ते की ओर इशारा है। इस तस्करी में फर्जी मेडिकल फर्म बनाई गई, धनबाद और वाराणसी में फर्जी नामों से दुकानें रजिस्टर की गई। उन फर्म के पते पर कई झोपड़ियां, कई चाय की दुकानें मिली। यानी करोड़ों की दवाई का कारोबार फर्जी दुकानों पर चल रहा था और सिस्टम को भनक भी नहीं लगी। सवाल यह है कि क्या सिस्टम वाकई सो रहा था या फिर आंख मूंद कर सब देख रहा था? पूरे खेल में एबेट कंपनी के कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फेंसिडल खरीदा गया, जबकि कंपनी ने इसका उत्पादन रोक दिया था। लेकिन शुभम की फर्म फिर भी सुपर सॉटिक बनी रही। ये खुद अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि फर्जीवाड़ा सिस्टम की चुप्पी के भरोसे ही फल फूल रहा था। आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने भी यूपी डीजीपी को चिट्ठी लिखकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग की है। ये वही धनंजय सिंह है जिनकी एक लंबी विवादित छवि है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आने पर विपक्ष ने भी बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी माफियाजीवी पार्टी है। यानी अपोजिशन भी साफ तौर पर कह रहा है कि माफिया बीजेपी में संरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है, माफियाजीवी है। भाजपा में इनकाउंटर माफिया, भाजपा में कफ सिरप माफिया, भाजपा में नीट माफिया, भाजपा में स्क्रैप माफिया, भाजपा में थाना के लिए वसूली माफिया। इसी बीच इस केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। मुख्य आरोपी
शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह परिवार के साथ विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन उसने पुलिस को जो बीमारी का बहाना दिया, उसके पास कोई मेडिकल पेपर नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि पूरा परिवार नेटवर्क को बचाने और खुद बचकर निकलने की कोशिश में था। भोला की गिरफ्तारी के बाद कई सफेद पोशों को बेनकाब होने की आशंका बढ़ गई है। सोनभद्र, वाराणसी, भदोई, जौनपुर, कई जिलों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड शुभम आज भी फरार है। उसका फोन बंद है, घर बंद है, वह खुद भी देश से बाहर होने की शक में है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इतना बड़ा आरोपी भाग जाता तो इसमें लापरवाही किसकी है, पुलिस की, सिस्टम की या राजनीति की? जांच में सामने आया कि 20 फर्म कागजों पर चल रही थी, जमीनी हकीकत में उनका अस्तित्व ही नहीं था। अगर 98 मेडिकल फर्म और स्टोर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो यह अपराध डर में नहीं बल्कि सिस्टम में ढील पल रहा था। अब सरकार कह रही है कि कब सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, लेकिन सवाल जनता पूछ रही है कि ये नियम पहले क्यों नहीं लागू किया गया? जब लाखों बॉटल्स काले बाजार में जा रही थी तब सिस्टम कहाँ था? क्या हमारी एजेंसियां तब जागती है जब नुकसान हो चुका होता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी के नेताओं से जुड़े नाम सामने आते रहे तो क्या कार्रवाई होगी? क्या सिस्टम सच में निष्पक्ष है? तो जिस मामले को कई लोग सिर्फ एक कप सिरप तस्करी समझ रहे थे, वह असल में राजनीति, सत्ता, अपराध, बाहुबल और सिस्टम की नाकामी का जाल है। ये कहानी एक चेतावनी है कि अपराधी बाहर से नहीं आते, कई बार ये सिस्टम के भीतर ही खड़े रहते हैं। जनता का विश्वास तभी कायम होगा जब सरकार अपने ही लोगों पर कार्रवाई का साहस दिखाएगी। सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी अपने भीतर बैठे माफियाओं पर कार्रवाई करेगी? क्या सिस्टम सच में जागेगा या फिर ये केस भी समय के साथ फाइलों में दब जाएगा? सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी अपने भीतर बैठे माफियाओं पर कार्रवाई करेगी? क्या सिस्टम सच में जगेगा या फिर ये केस भी समय के साथ फाइलों में दब जाएगा? इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।